Friends, welcome to the channel. Friends, today we'll be going to see the another topic which is risk assessment. तो रिस्क असेसमेंट में हम लोग देखेंगे क्या क्या है उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे रिस्क असेसमेंट का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू सम टर्म्स हम लोग देखेंगे क्या क्या टर्म्स है, हजार्ड्स, रिस्क क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिस्क, ऑल दिस रिस्क प्रोफाइलिंग जो एक न्यू टर्म है जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है न्यू सिलेबस में निबोश के. Then we will see what is the purpose of risk assessment. We will see what are the 5 steps to do the risk assessment, and we will discuss about the special cases and vulnerabilities about the risk assessment, how to do. Okay. लोग फर्स्ट देखेंगे कि क्या है हजार्ड. तो फर्स्ट जो होता है हजार्ड क्या होता है. हजार्ड इज समथिंग विच कैन कॉज हार्म और विच हैज पोटेंशियल टू cause harm to PEME. So what is PME? PME, this is the most appropriate definition which you can write, the PME, because if you write the word PME, it includes everything. PME is people, E is for the equipment, M is for the materials, and again last one is environment. Anything which can cause harm to PEME is hazard. So it can cause harm to your people, it can cause harm to your equipment, your materials which are lying, and it can even cause harm to environment. So these are known as hazard. Now we will be seeing what are the different classifications for the hazards. Very important. They used to ask in NIBOSH exams, define hazards. What are the classifications of hazard? The first one is the physical hazard. Physical hazard का मतलब होता है कुछ भी अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर अफेक्ट करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण अगर आपके मैन फोर्स को कुछ हजार्ड्स अफेक्ट करते हैं तो हम उसे फिजिकल हजार्ड्स कहते हैं. जैसे उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी. यस, इलेक्ट्रिसिटी शॉक के कारण एक फिजिकल इफेक्ट रहता है, राइट. शॉक लग जाता है तो आपकी बॉडी के ऊपर वो फिजिकल इफेक्ट रहता है. उसी तरीके से वर्क एट हाइट, ऊपर से गिरने का डर, वर्क एट हाइट पे रेडिएशन का इफेक्ट, वाइब्रेशन का इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी लग जाने का, हीट, ट्रिप हजार्ड्स, अगर कोई इक्विपमेंट्स मूविंग है तो उसके नीचे आ जाने का, वो सब फिजिकल में आता है. सेकेंड इज केमिकल. कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण कुछ अगर हजार्ड्स का इफेक्ट आता है तो उसे हम लोग उसको हम लोग केमिकल हजार्ड्स के क्लासिफिकेशन में डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल केमिकल बोलेंगे तो हमारे साइट में मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी एस्बेस्टोस, सीमेंट, लेड, सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरी, ये सब केमिकल के अंदर आता है. फिर तीसरा जो होता है वो है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, उनके कारण जो हजार्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हजार्ड्स होते हैं उसे हम लोग बायोलॉजिकल हजार्ड्स कहते हैं. उसमें जैसे हेपेटाइटिस HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, लेजियोनेला बैक्टीरिया, ये रैबिस वायरस, ये जो होते कॉमन सिम्टम्स होते हैं, डिसीजेस होते हैं जो इसके बारे में आप लोग IG2 में डिटेल में पढ़ोगे बायोलॉजिकल टॉपिक पे. तीसरा जो होता है एर्गोनॉमिक दोस्तों, वो होता है हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण बॉडी पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण बॉडी पे जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग एर्गोनॉमिक हजार्ड कहते हैं. एर्गोनॉमिक हजार्ड. तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप कंटिन्यूस जैसे ऑफिस वर्क करते हो, बैठते हो, हमेशा एक ही चेयर पे बैठते हो, तो क्या होता है उससे अगर वो चेयर कंफर्टेबल नहीं तो आपको बैक पेन हो जाता है. वो एक टाइप है. उसी तरीके से अगर आप साइड पे अगर कंटिन्यूस आप मैनुअल लिफ्टिंग करते हो, सामान उठाते हो, रखते हो, तो उससे क्या होता है वो भी एक हजार्ड हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे वो हार्मफुल इफेक्ट बनाता है. उसी तरीके से लास्ट जो होता है वो है साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल जो होता है वो आपके बॉडी के नहीं आपके माइंड को इफेक्ट करता है. जैसे कि होता है कभी कभी आदमी क्या होता है वर्क एट हाइट पे गिर जाता है, तो उससे क्या होता है उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है उसके ऊपर. अगर वो गिरने के बाद में क्या उसको एक डर सा लगता है. कभी कभी कुछ बंदों को वर्क एट हाइट पे काम करते समय बहुत तकलीफ होती है, उनको थोड़ा वो बैलेंस खोने का डर लगता है. तो वो ये सब क्या साइकोलॉजिकल जो होता है उस तरीके के इवेंट्स होते हैं. तो इसे हम इस कंडीशंस को हम कभी कभार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं. तो क्या होता है ये साइकोलॉजिकल डर सा लगता है, जैसे हाइट पे काम करते समय डर सा लगता है. इसी तरीके से कुछ भी अगर कुछ भी एक्सपोजर हो जाता है, अगर हाईली ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जैसे हम कहते हैं ना एक्सपोजर टू हाईली ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो होता है जैसे कुछ भी अगर दिमागी कुछ भी ऐसे घटनाएं या दुर्घटनाएं अगर साइड पे होती है तो उससे क्या होता है आदमियों को थोड़ा डर सा लगता है और उनको थोड़ा सा उससे क्या होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसा होता है, स्ट्रेस जैसा फील होता है. तो वो स्ट्रेस उसके कारण वो जो होता है वो सब साइकोलॉजिकल हजार्ड में आता है. हम लोग देखेंगे क्या है रिस्क प्रोफाइलिंग और क्या है रिस्क असेसमेंट. तो दोस्तों रिस्क क्या होता है. रिस्क मीन्स द लाइवलीहुड दैट ए हजार्ड विल कॉज हार्म.
इन कॉम्बिनेशन विद द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, डैमेज और लॉस दैट माइट फॉर्सिबली ओकर। तो रिस्क का मतलब क्या होता है कि 1000 कितना, एक प्रोबेबिलिटी कितना है, 1000 का प्रोबेबिलिटी कितना है टू कॉज हार्म टू पीएमई इज नोन एज रिस्क। तो रिस्क जो होता है वो हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वहां पे फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो होता है वो है रिस्क प्रोफाइलिंग। बहुत बड़े तरीके से इसका जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के निबोश अप्रूव टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। देन द सेकंड वन इज रिस्क प्रोफाइलिंग। तो रिस्क प्रोफाइलिंग जो होता है दैट इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल टू रिकॉग्नाइज द रेंज ऑफ रिस्क। एक रेंज ऑफ रिस्क जो होता है कंपनी में, जैसे बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत से एक्टिविटीज होते हैं, बहुत से वहां पे रिस्क होंगे। उस रेंज ऑफ रिस्क को स्ट्रेटेजिक लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो है रिस्क प्रोफाइलिंग। तो उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जिन जो भी एक्टिविटीज होती है उसके जो भी रिस्क होते हैं उसको स्टडी किया जाता है और उसको प्रोफाइल, उसको एक साथ इकट्ठा करके उसको प्रोफाइल जैसा बनाया जाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल बनाया जाता है। तो इससे कहते हैं कि प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं और जो भी रिस्क है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। डिफरेंट हाई, मीडियम, लो, कौन कौन से उस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो तो वो स्टार्टिंग लेवल होता है रिस्क प्रोफाइलिंग। थर्ड जो होता है वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मीन्स द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय इवेल्युएटिंग द रिस्क arising from a hazard, taking into account the adequacy of an existing controls and deciding whether or not the risk is acceptable। तो एक फॉर्मल प्रोसीजर जिसके द्वारा हम लोग एक हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं उस हजार्ड का, उससे क्या क्या उससे क्या क्या रिस्क जनरेट होंगे और उसको एलिमिनेट करते हैं और उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनाया जाता है। उस पूरे फॉर्मल प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रिस्क असेसमेंट। देखेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा डिफरेंट रेंज ऑफ रिस्क को हम लोग कंसिडर करते हैं जो विच कैन थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को जो थ्रेटन करने वाले रेंज ऑफ रिस्क होते हैं उसके बारे में हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मेटल वर्किंग कंपनी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पे वेल्डिंग वर्क होता है, तो वहाँ पे वेल्डिंग रिलेटेड जो भी है वो रिस्क हो सकते हैं, जैसे फायर हो सकता है, वेल्डिंग फ्यूम आ सकता है, वो हो सकता है। उसी तरह हेल्थ केयर जो होता है वहां पे अगर हम देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में वहां पे जो होता है रिस्क जो हो सकता है लोगों को, जैसे कि जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स उससे रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, बैक्टीरियाज के, वायरस के। उसी तरीके से डिस्पोज अगर प्रॉपर ड्रेसेस डिस्पोज नहीं किया गया, प्रॉपर सिरिंजेस जो सुई जो होता है वो डिस्पोज नहीं किया, तो वहां पे उस तरीके के रिस्क हो सकते हैं। तो वो रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर आता है। रिस्क प्रोफाइलिंग जो होता है वो हम लोग जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट एक्टिविटीज है तो उसके बेस्ड हम लोग बनाते हैं। जैसे वेल्डिंग का अलग सा होगा, प्रोफाइल अलग होगा, उसी तरीके से कारपेंट्री जो होता है उनका अलग से प्रोफाइल होगा, तो उस बेस पे हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग बनाते हैं। तो रिस्क प्रोफाइल में हम लोग क्या, कंपनी क्या एक्सामिन करते हैं, रिस्क प्रोफाइल में हम लोग एक्सामिन करते हैं कि वहां पे जो थ्रेट जो होता है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जो थ्रेट होता है वो उसका नेचर कैसा है, उसका लेवल कैसा है, कि वहां पे जो इफेक्ट्स जो ये जो हजार्ड्स या जो रिस्क होते हैं उसका लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी कितना है, उसी तरीके से उससे क्या क्या मुश्किलें कंपनी को हो रही है, वहां पे कॉस्ट कितना है, उसके बारे में, उस रिस्क से कितना कॉस्ट हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्या क्या मुश्किलें आ रही है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। उसी तरीके से कौन कौन से कंट्रोल्स वहां पे इफेक्टिवली प्लेस किए हुए उसके बारे में भी हम लोगों को आइडिया मिलता है रिस्क प्रोफाइलिंग से। मैंने कहा रिस्क प्रोफाइल से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रिस्क को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं डिफरेंट रिस्क का। तो वो क्या होता है स्ट्रैटेजिक लेवल पे करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक लेवल बोलेंगे तो बोर्ड लेवल पे, तो उसमें क्या होता है हम लोग को डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर जो होते हैं कंपनी को, उनको भी इंक्लूड करना पड़ता था कि स्ट्रैटेजिक लेवल पे उसके बारे में डिस्कस किया जा सके। रिस्क प्रोफाइलिंग का जो प्रोसेस होता है क्या क्या है, तो रिस्क प्रोफाइलिंग में जो हम लोग जो प्रोसेस होता है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसको डिफरेंट प्रोसेस, रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर डिफरेंट प्रोसेस आते हैं। उसमें फर्स्ट जो होता है वो है आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स आप नोट करते हो, उसको आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो वो जो होता है वो है फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड जो होता है आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी इंपैक्ट्स एंड द बिजनेस इंपैक्ट्स दैट माइट रिजल्ट। उस रिस्क के कारण हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसको बिजनेस को कैसे प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी जो
फैक्ट्री में जैसे एक फैक्ट्री में जो लोडिंग अनलोडिंग करता है, तो मान लीजिए कि वो बॉक्स को लिफ्ट करता है, एक बॉक्स को एक मशीन से दूसरे मशीन पे डालता है, अगर उसको कुछ इंजरी हो जाती है तो वो उस दिन एब्सेंट हो जाएगा, तो उससे क्या, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं उसके रिस्क से, और उसको बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। उसी तरीके से कितने अच्छे तरीके से थ्रेट को जो है वो कंट्रोल किया, करंटली अभी कंट्रोल में किया हुआ है, वो भी रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस के अंदर आता है। कैसे दूसरा जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो है आइडेंटिफाई द लाइवलीहुड ऑफ ईच थ्रेट का उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी जहाँ पे वर्क एट हाइट होता है, वहाँ पे सारे कंट्रोल मेजर्स आपने लगा रखे हैं, सेफ्टी नेट दिया हुआ है, सेफ्टी हार्नेस दिया हुआ है, उसी तरीके से स्कैफोल्डिंग प्रॉपर सब है, तो वहां पे जो होता है, वहां पे जो थ्रेट आने की चांसेस या रिस्क जो या हजार कुछ भी जो है उसके आने की रिस्क होने की संभावना बहुत कम होती है। वो शायद वो कभी कभार महीने में या सालों में एक बार हो सकता है। लेकिन उसी जगह पे आप सोचिए, जो बंदा मैनुअल लिफ्टिंग करता है, जहाँ पे सामान लोड ज्यादा है, वहां पे कभी भी किसी भी टाइम में डे में आ सकता है, क्योंकि मैं वो लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैनुअल लिफ्टिंग है, तो हम बोल नहीं सकते कि वो किस तरीके से उस वर्कर की बॉडी को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो थ्रेट जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कब वो कितने टाइम के अंदर वो आएगी। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। प्रायोरिटी ऑफ ईच थ्रेट की अपनी प्रायोरिटी आप लोगों को सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि एक जगह पे अगर स्मोकिंग अलाउड नहीं किया हुआ है, दूसरी जगह पे एक जगह पे आपने स्मोकिंग ना करने की जगह पे अगर आप लोग किसी लोग को स्मोकिंग करते हुए देखते हो, उसी जगह पे दूसरी जगह पे बहुत से बंदे वर्क एट हाइट पे बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के इसके काम कर रहे हो, सेफ्टी के काम कर रहे हो, तो आपको वो प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आप उस थ्रेट को या उस रिस्क को उधर किस बेस पे आप सॉल्व करोगे, किस रिस्क को आप फर्स्ट सॉल्व करोगे, तो उस बेस पे आपको प्रायोरिटी भी देना पड़ता है। तो ये है डिफरेंट प्रोसेस। फर्स्ट, रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट्स एंड द बिजनेस इम्पैक्ट्स, बिजनेस को किस तरीके से प्रभावित करता है। थर्ड, आइडेंटिफाई हाउ वेल ईच थ्रेट इज करंटली कंट्रोल, किस तरीके से थ्रेट को कंट्रोल किया हो गया है। आइडेंटिफाई द लाइवलीहुड ऑफ ईच थ्रेट ऑकरिंग, क्या है ईच थ्रेट का जो लाइवलीहुड है, ऑकरिंग होने की संभावना कितनी है। उसी तरीके से आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी, ईच थ्रेट की अपनी प्रायोरिटी थी, वो आपको सेट करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, दोनों एक ही है। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक पे भी ये पॉइंट्स मौजूद है। और तीसरा, अगर रिस्क असेसमेंट टीम कौन से जो लोग होते हैं वो रिस्क असेसमेंट टीम में आते हैं। और फोर्थ जो होगा वो सूटेबल सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट जो होता है दोस्तों, पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। रिस्क असेसमेंट का जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव तो बस यही होता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीगल रिक्वायरमेंट बन चुका है। रिस्क असेसमेंट जो होता है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप ब्रिटेन और यूरोप में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ के कानून के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिस्क असेसमेंट कंडक्ट किया जाए। जैसे आप लोगों ने सुना COSHH रेगुलेशंस जो होता है वो है कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैजार्डस टू हेल्थ रेगुलेशंस। वो जो होता है उस हिसाब से जो कहीं भी हैजार्डस सब्सटेंस भी अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो रिस्क असेसमेंट का क्या होता है, किस लिए, टू प्रिवेंट, किन चीजों को प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए आप रिस्क असेसमेंट करते हो। फर्स्ट तो डेथ एंड पर्सनल इंजरी, किसी को भी इंजरी या डेथ या मृत्यु मरण या मरने से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो रिस्क असेसमेंट के द्वारा। दूसरा जो होता है लॉस इंसिडेंट, अदर टाइप्स ऑफ किसी भी तरीके का अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, लॉस इंसिडेंट हो जाता है, उसको आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो रिस्क असेसमेंट से। उसी तरीके से मैंने कहा कि वो लीगल रिक्वायरमेंट, अगर आप रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने से आप जो होता है स्टैट्यूटरी लॉ को फॉलो करते हो कि आपकी कंपनी में कुछ भी एनफोर्समेंट एक्शन या लीगल एक्शन ना लिया जाए। उसी तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है कंपनी के ऊपर, वो भी आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप और रिस्क असेसमेंट जो होता है अगर आप प्रॉपरली करते हो तो। उससे क्या होता है, यही उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस भी हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट जो टीम जो होता है उसमें कौन होता है। रिस्क असेसमेंट टीम में जो होता है फर्स्ट जो होता है वो होता है वर्कर्स जो होते हैं हु आर फेमिलियर विद द वर्क। उस टास्क पे किस काम को जो करने वाले जो लोग होते हैं वो उस टीम में उनका होना बहुत जरूरी होता है। तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो लोग भी रिस्क असेसमेंट में
उस टीम में इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरीके से टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल पैनल पे अगर आपको लोटो इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, जो उस काम को जानता हो, जो स्पेशलिस्ट हो, या इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकल स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से लाइन मैनेजर जो होते हैं, जो लोग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल मैनेजर, उनका होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स के जो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी उस टीम में इंक्लूड किए जाते हैं। सूटेबल सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट जो होता है, सूटेबल सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट कैसा होना चाहिए? तो वो क्या है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क अराइजिंग आउट टू द वर्क। एक अच्छा रिस्क असेसमेंट जो होता है, वहां पे जो भी रिस्क उस काम में से जो भी होता है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। इसी तरीके से आइडेंटिफाई ऑल दोस पर्संस हु कुड बी एट रिस्क। जो लोग भी उस काम में इन्वॉल्व है, जो लोग भी उस रिस्क के अंदर आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से अभी फिलहाल करंटली क्या क्या कंट्रोल मेजर आप लोगों ने लिया उसको इवेलुएट करना बहुत जरूरी होता है। एक सूटेबल रिस्क असेसमेंट में वो सब मेंशन किया होता है। वो एक सूटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट जो होता है वो अपने मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करने पे थिंक करता है। मैनेजमेंट खुद थिंक करते है कि क्या क्या कंट्रोल मेजर्स वो ले ताकि उसके वर्कफोर्स को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो वो भी एक सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट दिखाता है। प्रॉपर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जो काम चल रहा हो उसी से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वर्क हाइट है तो वर्क हाइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिस्क है उसको ही कंसिडर किया जाए, ना कि दूसरे किसी रिस्क को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो सूटेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए।